हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कंसोलिडेशन पिछले हफ्ते की थीम थी, हाईलाइट था। सीमित दायरे में वॉलेटिलिटी के साथ कामकाज हुआ और उसी कंसोलिडेशन का रब ऑफ आज भी कंटिन्यू होगा। इंडिकेशंस ऐसे हैं कि हम हल्की सुस्ती के साथ फ्राइडे की क्लोजिंग लेवल्स के आसपास शुरुआत करेंगे। लास्ट अपडेट था 50 पॉइंट एसजीएक्स की तरफ से दबाव का। जाइए एसजीएक्स निफ्टी स्क्रीन पे दिखाइए, तो हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होगी। और यूएस की दरअसल फ्यूचर्स आज सुबह जो ठंडे पड़े हैं उससे थोड़ा सा शायद सेंटिमेंट हावी होता हुआ, तो 50-55 पॉइंट इस समय एसजीएक्स दबाव में। एशिया में मिला जुला कामकाज है। जो हैंगसेंग और शंघाई है इन पे ज्यादा तवज्जो ना देंगे, अपनी ही चाल है। अच्छे मूव्स आ गए थे तेजी के, अब करेक्ट हो रहा है। हैंगसेंग मीनिंगफुली करेक्ट हो रहा है। अभी ग्लोबल कमेंट्री में निकल के भी आएगा, शायद वो फिर से कोविड रिलेटेड कंसर्न्स काफी ज्यादा बढ़ते हुए चाइना में, और वो सब शायद इस समय सेंटिमेंट्स पे वे कर रहा है। लेकिन एशिया अक्रॉस द बोर्ड कंसोलिडेशन के मूड में, बस एक्स ऑफ हैंगसेंग और शंघाई देखें तो लार्जली फ्लैटिश नोट पर ही इस समय कामकाज होता हुआ। ऐसे में जरा कैमरा जूम कर दीजिए प्लीज, दिखाइए पिच का इस समय का ताजा हाल। ये क्रिकेट की पिच, अभी तो फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है और फुटबॉल में कुछ पिच तो होती नहीं, फिर कैसे करेंगे अगर वो फुटबॉल पे हमने तवज्जो दिया तो। ग्रास कैसी, ग्रास से भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क पड़ता है क्या? उसमें जो आप क्या फ्री हिट मिलता होगा ना, किक वार हमारे पेनल्टी और ये वो, हाँ पेनल्टी कॉर्नर लिया ये था। खैर मैं फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ, क्रिकेट का ही हूँ, तो इसलिए हम लोग पिच ही देख लेते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं कोई भी स्पोर्ट चल रहा हो इंटरेस्टिंग हो तो मैं देख लेता हूँ। फाइनल किसी का भी देख लेते हैं। फाइनल नहीं, कोई भी अच्छा लग रहा हो, लॉन टेनिस भी अच्छा लग रहा है तो देख लिया अपन, अपना क्या है। नहीं लॉन टेनिस तो बहुत अच्छा लगता है, वो तो देखता हूँ खाली, पता नहीं क्या है उसमें है, लेकिन देखता हूँ मैं लॉन टेनिस। खैर एनीवे अपनी पिच पे वापस आते हैं। पिच जो कह रही है कि देखिए अभी क्या डीकपल्ड हो गया इंडिया और यूएस। ऐसा क्यों कह रहा हो? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यूएस में कोई चिंता नहीं है, वहाँ के लोग एकदम बेफिक्र हैं। फेड वाले कुछ भी बोले अब डरते नहीं है वो। इंडिया पता नहीं क्यों इतना डरा सा सहमा सा है, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे। जबकि हमारे लिए एक अच्छी खबर आती है कि क्रूड रोज नीचे गिर रहा है, अभी के $88 के आसपास पहुँच गया है। रिकॉर्ड हाइज के आसपास वो हाई कटते आमतौर पे गैप अप के साथ है। वो गैप अप वाला मूड माहौल बन नहीं रहा है, उसके पास जाएं, एक ओवरनाइट बढ़िया क्यूज आए, गैप अप के साथ हम पार कर बढ़िया क्यूज क्रूड से अच्छा और क्या क्यू चाहिए आपको? क्रूड अच्छा क्यों है क्या भाई 88 पे आ गया है तो डिमांड कंसर्न बहुत तगड़ी। हाँ ये अब हो सकता है बाजार दिन के दौरान अगर तेजी करेगा तो हमारी कमेंट्री बदल जाएगी। हम ये कहेंगे क्रूड तो अभी पता नहीं कितना तवज्जो देगा बाजार क्रूड को। क्रूड पॉजिटिव तो इसमें कोई शक नहीं। करेंसी भी दिखाओ भैया, करेंसी क्या हाल चल रहा है, क्योंकि क्रूड का और करेंसी दोनों का कमजोर होना ठीक रहेगा। मतलब कमजोर ना, क्रूड कमजोर हो और करेंसी हमारी ठीक होनी चाहिए। तो डॉलर इंडेक्स वहीं का वहीं है जहां हमने फ्राइडे को छोड़ा था। सी देखिए मतलब ये तो सब हम लोग ऐसे ही मजाक की बात कर रहे हैं, लेकिन डॉलर इंडेक्स नहीं, अपना भारत और डॉलर का रुपये उसका संबंध दिखाओ भैया कि रुपया डॉलर क्या चल रहा है इस समय। देखो पूरी दुनिया में ये जो चीन की तरफ से डिमांड डिस्ट्रक्शन की खबर आ रही है ना, उसकी वजह से क्रूड इतना गिर रहा है और $88 पे आ गया। पहली कोविड डेथ वहाँ रिपोर्ट की गई 6 महीने बाद। कोविड की पिछली जो डेथ हुई थी वो 6 मंथ पहले की थी, अब वो दिखाई दे रही है। तो उससे थोड़ी सी चिंता हो रही है क्रूड की। प्लस क्रूड की सेलिंग है ना, एल्गोड सेलिंग होती है कि आपने उतने लेवल सेट कर रखे मशीन में, जैसे ही उस लेवल को टच किया तो फिर वो और नीचे $4 गिर गया। ये होता है क्रूड में या किसी भी ट्रेड में आप देखें तो उसको ये मान लेना कि अब ये फंडामेंटल रीजन से इतना नीचे चला जाएगा ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन में आप देखेंगे ओपेक वाले आके इंटरवेन करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल अच्छा हमारे लिए। तो एक फैक्टर तो ये आप रखिए, ये क्रूड गिरा है हमारे लिए पॉजिटिव है, लेकिन ब्रॉडली नेगेटिव है। जब आप यूएस की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे फेड वाले रोज़ डराते हैं और डरता सिर्फ नैस्डैक है। डाउ वाले नहीं डरते और S&P वाले कम डरते हैं। तो नैस्डैक के जो स्टॉक्स हैं जिनमें टेक्नोलॉजी स्टॉक खास तौर पे आते हैं, वो ग्रोथ स्टॉक्स हैं, वहाँ पे फिर देखिए आप अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे शुक्रवार का, तो बहुत ऊपर से एकदम से नीचे गिरा और फिर एकदम फ्लैट जाके बंद हुआ। तो डर है वहाँ पे उसको लेकर के। तो मुझे लगता है कि अगर आप डीकपल करके देखना चाहें, अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप भारत में देखें कि भैया क्रूड नीचे आ गया है और लेवल्स अच्छे, रेजिलियंस है। क्योंकि वहाँ के जो कमेंटेटर वो तो कह रहे 4300 पे रुकेगा S&P, यहाँ से कम 400 पॉइंट की और तेज़ी होगी। तो अगर आप उस कैंप में हैं तो आपको वैसे देखना चाहिए। मैंने अपनी टीम में क्या रखा है कि भैया जैसी खबर वैसा रुझान, और रुझान मुझे लगता है कि थोड़ा नेगेटिव साइड में।
अच्छा, इंटरेस्टिंग है। कच्चा तेल और नरम पड़ गया है। अभी 7 बजे मैं $88 के नीचे कह रहा था, अब $87 के नीचे स्लिप होता हुआ। 86.85 इस समय ताजा टिक्स थे मेरे पास। $90 के ऊपर फ्राइडे को 3:30 बजे हमने छोड़ा था, अब वहां से $3-4 कूल ऑफ हो गया। इस तरह से क्रूड कूल ऑफ हो रहा है। दूसरी तरफ इन्होंने रुपए की बात करी थी, रुपया फ्राइडे को तो फ्लैट ही क्लोज हुआ था 81.68 के लेवल्स पर। तो नीरज जी, इस समय डॉलर इंडेक्स जो है ना 107 के ऊपर आ गया। 106.4 पे छोड़ा था, तो रुपया आज और कमजोरी की तरफ बढ़ सकता है। 60 बेसिस पॉइंट डॉलर इंडेक्स में ये 106.4 पे छोड़ा हुआ है फ्राइडे को, और 107 के ऊपर आ गया। जब आप बहुत कहोगे ना रुपया कमजोर क्यों, तो आदमी आके आपको समझा देगा कि बाकी करेंसियों की तुलना में हम मजबूत हैं। नहीं, वो ठीक है। डॉलर मजबूत हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है एक्चुअली, रुपया थोड़ी कमजोर। पर ठीक है। वैसे फैक्चुअली करेक्ट भी है। इस समय डॉलर की स्ट्रेंथ है जो ज्यादा अभी हमारी इकोनॉमी को लेकर, ऐसा नहीं है कि ज्यादा डर बना हुआ है। लेकिन खैर, आज रुपया और कमजोर खुल सकता है, ये इंडिकेशन डॉलर इंडेक्स दे रहा है, जो स्ट्रेंथ अब बढ़ाता हुआ आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। मैंने भी यही करा है, खबरों का सिलसिला वैसे ही पकड़ा है जैसी खबरें लग रही हैं, ग्रीन और रेड रखा हुआ है। आप लोग को स्क्रीन पे वॉच आउट करना पड़ेगा इन स्टॉक्स को जो मैं मेंशन कर रहा हूं। पहला जो बढ़िया वीकेंड पे खबर आई वो थी दीपक फर्टिलाइजर्स और आरती इंडस्ट्रीज को लेकर। मैंने रखा है ग्रीन में दीपक फर्टिलाइजर्स को। दरअसल दोनों में एक लॉन्ग टर्म करार हुआ, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हुआ, एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है आरती इंडस्ट्रीज के साथ दीपक फर्टिलाइजर्स का। 20 साल के पीरियड के लिए ऑफटेक और सप्लाई नाइट्रिक एसिड का 1 अप्रैल 2023 से इफेक्टिव होगा ये ऑफटेक एग्रीमेंट, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से। और ये आंकलन ये कहता है जो 20 साल का ऑफटेक एग्रीमेंट है, 20 साल में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की नाइट्रिक एसिड दीपक आरती को बेचता हुआ नजर आएगा। इस केस में दीपक सप्लायर, आरती इंडस्ट्रीज बायर है। बेचने वाला 8 लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, बढ़िया फ्लोज आने की तैयारी। मुझे लगता है दीपक फर्टिलाइजर को मैं ग्रीन रखता हूं इस न्यूज पे के चलते। तो ये पहला हो गया इन ग्रीन वाला स्टॉक दीपक फर्टिलाइजर। दूसरा, वीकेंड पे बहुत चर्चा थी, सरकार ने जो स्टेप्स लिए। सरकार ने क्या करा, स्टील एक्सपोर्ट ड्यूटी पे जो रिलीफ आई है स्टील में, वो एक पॉजिटिव है। अब उसमें एक सबसे ज्यादा मार्क किसको पड़ी थी, जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट थ्रस्ट दे रहा था अच्छे रियलाइजेशन के लिए। उस समय आपको याद होगा जब एक्सपोर्ट मार्केट में रियलाइजेशन बहुत अच्छे थे, वो था जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, JSPL। मैनेजमेंट से बातचीत CNBC आवाज पे कई बार हमने करी, उन्होंने बताया था हम अपना डोमेस्टिक फॉरेन का एक्सपोर्ट का जो मिक्स है वो स्क्यू कर रहे हैं एक्सपोर्ट की तरफ, क्योंकि रियलाइजेशन अच्छे हैं, रिजल्ट इसीलिए। और उस समय स्टॉक भी आउट परफॉर्म कर रहा था। सबसे बड़ा धक्का इसको लगा था जब सरकार ने वो एक्सपोर्ट ड्यूटी का अनाउंसमेंट कर दिया था। ये सिर्फ एक सेंटिमेंट पॉजिटिव है, एक की ओवरहैंग हट रहा है, पर ध्यान रखिएगा इस समय तस्वीर बदल चुकी है। इस समय डोमेस्टिक मार्केट में स्टील प्रीमियम कमांड करता है वीज़ावी इंटरनेशनल मार्केट्स। तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव जरूर है, इसीलिए सिर्फ एक ही लेके चल रहा हूं, JSPL, अदरवाइज पूरा मेटल पैक और ये सब हो सकता था। लेकिन अब इसमें बहुत सारे और इफ्स एंड बट्स हैं। इसमें इफ्स एंड बट्स मतलब और कॉन्टोर्स इसमें हैं, पेलेट्स वगैरह की एक्सपोर्ट वगैरह, उस स्पेसिफिक कंपनी अलग अलग रैप रखिएगा। सेंटिमेंट पॉजिटिव सबके लिए, इसमें कोई शक नहीं। JSPL इन ग्रीन लेके चल रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन में। एक पिटा हुआ स्टॉक और एक टेम्पररी रिलीफ टाइप होगा, उससे ज्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस समय बिजनेस में भी साल दर साल Q-on-Q मोमेंटम लूज आउट हो रहा है। वो इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, या जिसे हम पॉपुलरली IEX के नाम से जानते हैं। बाजार बंद होने के बाद फ्राइडे को अपडेट ये आया है कि एक बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। बोर्ड मीट है 25 नवंबर को। 25 नवंबर मतलब इस हफ्ते के फ्राइडे को वो बोर्ड मीट होनी है, जिसपे इस कंपनी का बोर्ड बाय बैक पे विचार करना चाहता है। पिटा हुआ स्टॉक है, डे ऑन डे वीकनेस ही है, जो रिसेंट अपडेट्स आ रहे हैं वो कमजोर हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल्स पे इस समय तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, दिक्कतों में है ये कंपनी, पर एक टेम्पररी रिलीफ बायबैक बोर्ड को शायद लगे इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे अट्रैक्टिव, हम बायबैक करेंगे। अब बायबैक कितना क्वांटम में, किस मींस के थ्रू, यानी कि ओपन मार्केट से होगा, टेंडर रूट के थ्रू होगा, ये सब नहीं पता, किसी को नहीं पता। फ्राइडे की बीट पे पता चलेगा, लेकिन एक सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकता है। इसीलिए आज IEX ध्यान रखिएगा, पिटा हुआ स्टॉक है और कमजोर ही है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो ट्रेंड बदले आज एटलीस्ट उस बायबैक की बोर्ड मीट से पहले कुछ एक्यूमुलेशन देखने को मिले, इसीलिए ग्रीन लेके चल रहा हूं। ओके, तो अभी आपने दीपक फर्टिलाइजर की कहानी ध्यान से सुनी, तो उसका हाँ जिसने लिया वो भी बड़ा लिया क्या मतलब मैंने दीपक लेने की कोशिश की, पता लगा पहले ही तो बायर वैसे और मुझे सजेशन दिया गया आरती ले लो।
तो मैंने कहा मैं आरती लूंगा। अच्छा, आरती इंडस्ट्रीज ने जब बीएससी अनाउंसमेंट दिया तो कंफ्यूजिंग था, करार हुआ है, कौन ले रहा है कौन, वो तो अंदर घुसने के बाद पता चला जब वो शीट पड़ी कि ये बायर है ये सेलर है भाई। अभी अंदर की कहानी सुनो तो अब ये जो नाइट्रिक एसिड है ये यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, कंपाउंड है, तो लॉजिकली लगता है कि दीपक को ही लेना चाहिए वो फर्टिलाइजर ज्यादा केमिकल प्ले बन गया है एक्चुअली। आरती इंडस्ट्रीज केमिकल प्ले है तो वो खरीद रहा है वो वाला प्रोडक्ट जिससे फर्टिलाइजर पे यूज होगा। तो खैर ये जो 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट 8,000 करोड़ का बहुत बड़ा है, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अगर इतनी अच्छी डिमांड देख रहे हैं, इतना अच्छा बिजनेस देख रहे हैं, तभी तो आरती इसको ले रहा है। तो मैं हमेशा थोड़ा सा एंटी प्ले करने की कोशिश करता हूँ, जब भी कोई डील होती है तो मैं बायर साइड में खड़ा होता हूँ। बायर कभी नुकसान पे कोई सौदा नहीं करता, हमेशा फ़ायदे में करता है। सेलर तो डेफिनेटली करता ही होगा, लेकिन तो मैंने कहा चलो आरती लेते, कहानी आपको पूरी बता दी गई है। इसके अलावा 2 इन्होंने और कहानी बताई स्टील वाली, तो इन्होंने JSPL वगैरह ले, हमने 2 लिए, टाटा स्टील और JSW स्टील कि एक्सपोर्ट से इनको हो सकता है फ़ायदा हो। हालांकि अभी एक दिन मैंने सुना था JSW स्टील ने ये कहा था कि हमारा एक्सपोर्ट 10% रह जाएगा, सिर्फ काफ़ी कम होगा 2 रीजन से। तो ये ड्यूटी लगी थी तो वो ख़त्म हो गई, तो हो सकता है थोड़ा सा इनको फ़ायदा हो। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि डिमांड का कंसर्न है स्टील के को लेकर के, लेकिन फ़िलहाल ये खबर एक अच्छी खबर है इनके लिए, और कंपनियां इससे बहुत परेशान थी, तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो सकता है। इसलिए टाटा स्टील और JSW स्टील मैंने डाला है, स्क्रीन पे देखिएगा किस तरीके से मूव होते हैं, तो ये हो सकता है आज अच्छा ही प्रदर्शन करें। 3 हो गए मेरे। अगला 3i इन्फोटेक रखा है मैंने, बहुत दिनों से ट्रैक नहीं करा है, तो सिर्फ एक न्यूज़ पैक पे ये लेके चल रहा हूँ। न्यूज़ पैक क्या है, बहुत दिन से ट्रैक, मतलब आपको याद होगा स्लिप हो गया था, पेनी की कैटेगरी में चला गया था, उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग हुई, उसके बाद ये गलत चल रहा है, अब तो भाव बदल गया है। डायरेक्टर साहब ये दूसरे एक्सचेंज का दिखाइए तो सही दिखेगा, अभी तो 50 के ऊपर है। अभी नीरज जी तो बोले 10 के नीचे वाला कैसे लिया, नहीं 50 के ऊपर है। एक्सचेंज चेंज करके देखिए 3i इन्फोटेक का अपडेट है कि भाई इनको हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यानी कि HPCL से 51 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, HPCL का IT इंफ्रा मैनेज और सपोर्ट करने के लिए। कंसोलिडेशन अच्छे मूव्स के बाद लंबा ये आ गया 42 का है, ठीक है, ये एकदम पस पड़ा हुआ है काफी टाइम से स्टॉक। खबर अच्छी है, देखते हैं स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। बस इस ऑर्डर न्यूज के ऊपर है, इससे ज्यादा मैंने इसको बहुत ज्यादा ड्वेल नहीं करा है बहुत समय से इस स्टॉक को, तो बाकी चीजों पे कॉल नहीं है। 2 स्टॉक मैंने क्रूड प्ले रिलेटेड लिए, और मैंने सुबह जब क्रूड करेक्ट होता हुआ देखा तो मैंने कुछ स्टॉक्स हटाए खबरों वाले और इनको इंक्लूड कर दिया। पहला है एशियन पेंट्स, क्योंकि क्रूड बहुत बढ़िया करेक्ट हो रहा है और हमारी स्वीट स्पॉट ये है, हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारा डिमांड एनवायरनमेंट, हमारा डोमेस्टिक प्ले, वो प्लेज जो डोमेस्टिक है बाजार को वैसे ही पसंद आ रहे हैं, डोमेस्टिक प्लेज अच्छे हैं, और ऊपर से इनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द जो क्रूड है वो इस तरह से करेक्ट हो रहा है कि आज $86-87 पे आके खड़ा हो गया है। और क्या मैसिव प्राइस हाइक लिए, प्राइस रोल बैक की कोई अपडेट नहीं है वैसे किसी पेड कंपनी की तरफ से, तो ये स्वीट स्पॉट में है, ध्यान रखिएगा। स्टॉक भी दिखाइएगा, 3 महीने का चार्ट पर दिखाइएगा, तो थोड़ा सा कूल ऑफ होकर कामकाज कर रहा है एशियन पेंट्स। जब वो क्रूड 98 के आसपास जा रहा था तो कूल ऑफ होना शुरू हो गया था, आज मीनिंगफुल करेक्शन के साथ क्रूड इस समय ट्रेड करता हुआ, इसीलिए एशियन पेंट्स को मैं ग्रीन लेके चलो। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, बहाना मिल गया क्रूड का, ये देखिए आप किस तरह से पस्त पड़ा था ऑफ लेट, तो होपिंग कि शायद आज इन ग्रीन ट्रेड करेगा। ये लिया तो दूसरा क्रूड पे ONGC रख दिया, ONGC वे रेजिलियंस था, ये क्रूड करेक्ट हो रहा है उसके बावजूद रेजिलिएंट है, उसका भी 3 महीने का चार्ट ऐसे खड़ा कर दिया, 1 महीने का चार्ट जो मन करेगा, तो ONGC स्ट्रेंथ में है, क्रूड की करेक्ट जब हो रहा है तो उसमें ड्यूली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्राइडे को जरूर पहला एक टिक आया, 1% के दबाव के साथ ट्रेड हुआ था, अब मैं मान रहा हूं शायद थोड़ा सा दबाव बढ़ेगा। जब दबाव बढ़ेगा तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, एक एडजस्टमेंट भी प्ले आउट हो रहा होगा, मैं उसके बावजूद दबाव की बात कर रहा हूं। ये एक्स डिविडेंड होने जा रहा है आज, तो वो एक्स डिविडेंड अपनी जगह, वो तो खैर एक टेक्निकल एडजस्टमेंट होना है, पर उसके बावजूद जो क्रूड करेक्ट हो रहा है मैसिवली, मुझे लगता है ONGC अच्छी तेजी के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का शिकार बन सकता है, इसीलिए सिर्फ ONGC रेड में लेके चल रहा हूं। क्रूड का प्ले ONGC के लिए, ओके। अच्छा, अब हमने एक और स्टॉक लिया जो 4थे नंबर का है, उसका नाम है ऑरबिंदो फार्मा। इनके लिए खबर ये आई है कि US FDA ने इनको 10 आपत्तियां इनकी यूनिट नंबर 9 के लिए जारी की हैं। ऑब्जर्वेशन प्रोसीजरल है, डेटा इंटीग्रिटी में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि 10 नवंबर से 18 नवंबर के बीच में इसका इंस्पेक्शन हुआ और ये आपत्तियां दर्ज की गई थी। ये दूसरी बार ऐसा हुआ है, पिछली बार 2019 मई में ये आपत्तियां हुई थी, उसके बाद ये कहा था कि इसका री इंस्पेक्शन किया जाएगा। तो फिर भी अगर गड़बड़ी निकल रही प्रोसीजर, तो ये थोड़ी चिंता की बात होनी चाहिए कि आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं उसमें।
तो हो सकता है कि स्टॉक पे थोड़ा सा दबाव आपको देखने को मिले, क्योंकि 10 ऑब्जर्वेशन इनके खिलाफ हैं। फिर 5वां 6वें नंबर का स्टॉक है अपोलो पाइप्स और प्रिंस पाइप्स। ये प्लास्टिक के पाइप बनाती हैं कंपनियां, प्लास्टिक के प्लम्बिंग वाले पाइप या नल वाले इस टाइप की चीज़ें। 2 रीजन से मैंने इसको लिया इनके लिए। एक तो पहले बुरी खबर आप समझिए, वो बुरी खबर कैसे इनके लिए पॉजिटिव टर्न आउट हो रही है। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप इनके देखिए, अपोलो पाइप्स के देखें, प्रिंस पाइप के देखें, वीनस पाइप्स के देखें, या इवन एपीएल अपोलो के देखें, बहुत ही ख़राब नंबर थे। और उसका जस्टिफिकेशन ये था कि रेजिन्स जो जिससे पाइप बनता है पीवीसी, वो रेजिन्स के दाम 50% से ज़्यादा गिरे थे। तो इनको इतना भयानक इन्वेंट्री लॉस हुआ था, सबको हुआ था, सारी कंपनी जो इस सेगमेंट में थी। और वो क्यों हुआ था? क्योंकि चाइना ने ओपन अप कर दिया और एकदम बुरी तरीके से पूरी दुनिया में वो सप्लाई करी उसने। तो उसकी वजह से इन सारी कंपनियों को भयानक नुकसान हुआ। अब इनको क्यों नुकसान आगे नहीं होगा? क्योंकि वो पूरा प्राइस इन्होंने इस क्वार्टर में एडजस्ट किया है। मैंने बात की थी एपीएल के मैनेजमेंट से, जो इसमें शामिल नहीं, दूसरी वाली कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे को इतना भयानक इन्वेंट्री लॉस हुआ है, उसको हमने ले लिया है पूरी तरीके से बुक में। 3rd क्वार्टर के रिजल्ट जब आप देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा 2-4-5% का और हमको इम्पैक्ट पड़े। 4th क्वार्टर से 0 हो जाए, क्योंकि वो एक बार में पूरा गिर गया तो हमने इसको ले लिया इसमें। तो मुझे लगता है कि इसमें अब आपको यहाँ से बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है स्टॉक, इसमें तेज़ी बनेगी। और ये रेजिन्स के प्राइसेस अब स्टेबल हो गए हैं, अब उससे ज़्यादा नहीं गिरते हुए दिख रहे हैं। तो डिमांड में कोई फ़र्क नहीं है। जो क्रूड के प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, उससे इनको जो और दूसरे इनके रॉ मटेरियल हैं उनकी कॉस्ट नीचे आ रही है, तो उस सब से इनको फ़ायदा है। और रेजिन के प्राइस जो स्टेबलाइज हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये प्रिंस पाइप और अपोलो पाइप्स, इस तरह के और जो भी प्लास्टिक कंपनीज होंगी, उनको बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो इनको यहाँ पे ध्यान में रखा जा सकता है। 6 हो गए, ब्रेक ले लें क्या? मन कर रहा था कुछ है क्या टॉपिक छेड़ने का? नहीं, आ गया, बताइए, आपकी टीम को देख के बताएंगे। ब्रेक लेते, ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बात। स्वागत है एक बार फिर से। और अब जो अगले 4 स्टॉक्स हैं हमारे, उसमें हमने उसी थीम को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ जो पिछले बुधवार से कंटिन्यू कर रहा हूँ, कि जो न्यू एज रीसेंट लिस्टिंग स्टॉक्स हैं उनमें ज़बरदस्त प्रेशर है। फ्राइडे को भी देखिए खूब गिरे थे। तो डिलीवरी, कैंपस एक्टिवियर, कार्ट्री, टेक, टारसन्स प्रोडक्ट्स, इन सब में आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। और आप देखिए कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई पैनिक है या कुछ है, लेकिन जोमेटो में देखिए जिस तरीके से बड़े बड़े लोग रिज़ाइन कर रहे हैं, ये सब इंडिकेट करता है कि आपका बिजनेस कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो फिर इस तरीके के एग्जिट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन लॉक इन ख़त्म हो रहा है, बड़े इन्वेस्टर्स एग्जिट ले रहे हैं। लिस्टिंग के बाद ये पहला मौका होगा जब तगड़े ले रहे हैं। आपने देखा होगा सॉफ्ट बैंक ने कितना नुकसान करके इससे एग्जिट लिया है जोमेटो से। तो ऐसे तमाम स्टॉक्स आप न्यू एज वाले जो हैं या रिसेंट लिस्टिंग वाले हैं, उसमें ये प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है। मुझे लगता है कि अब रुक जाना चाहिए, अब नहीं होगा। लेकिन आप डिलीवरी को देखिए, आप लगातार रोज़ गिरता है वो। तो ये जो दबाव इन स्टॉक्स में बना हुआ है, मुझे लगता है उसका असर आपको देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे बड़े इन्वेस्टर को पीछे से प्रेशर आएगा कि भैया हमको हमारा पीछे इन्वेस्टर पैसा मांग रहा है, तो वो यहाँ बेच के ही जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि डिलीवरी, कैंपस, कार्ट्रेड, टारसन्स, इस तमाम स्टॉक्स में आपको दबाव अभी भी देखने को मिलेगा। और अगर कोई इस तरह की खबर आगे निकल के आती, किसी का लॉक इन खत्म हो रहा है, तो ये सेलिंग और तेज़ बढ़ सकती है। हो गया क्या? यस, 4 एक साथ, 1 थीम। हाँ, तो थीम ऐसी मैंने दो की पकड़ी है। जैसे अभी क्रूड पकड़ा था, एशियन पेंट्स और ओएनजीसी रखा था, उसमें एक रेड और एक ग्रीन। वैसी रेड और ग्रीन है वो जो सेंसेक्स के 30 स्टॉक में बदलाव हो रहे हैं। हालांकि बदलाव अभी समय दिसंबर 19 मॉर्निंग से इफेक्टिव होंगे। ये बदलाव क्यों है पहले बता देता हूँ। डॉक्टर रेड्डीज को एक्सक्लूड करेंगे, हटा दिया जाएगा, और टाटा मोटर्स को इंक्लूड करा जाएगा। तो बेसिकली जो पैसिव फंड्स हैं वो उनका फ्लोज आने, एक से फ्लोज जाने, एक में फ्लो आने हैं। तो अभी तो सेंटिमेंट किक इन होगा। टाटा मोटर्स में कहा जा रहा है 150 मिलियन, करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास के फ्लोज चैनलाइज होते हुए नजर आएंगे इस इंक्लूजन के चलते। पर ये अभी नहीं, जो मैप करते हैं सेंसेक्स को, वो इफेक्टिव डेट के इवनिंग में एक दिन पहले वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे। पर इस समय सेंटिमेंट्स के चलते मैं इसको ग्रीन रख रहा हूँ, टाटा मोटर्स को, और डॉक्टर रेड्डीज को रेड। अच्छी खासी प्रॉफिटेबल कंपनी के सामने एक लॉस मेकिंग एंटिटी आती हुई, सारे कैलकुलेशन ईपीएस के भी बदलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन आपकी स्क्रीन पे रेड और ग्रीन इसीलिए।
दूसरा जो सुबह आज 7 बजे डिस्कस कर रहा था मैं, वो मदर्स डेयरी वो कंपनी थी जिसने अपने दूध की कीमतें बढ़ा दी पैकेट की। 4th इंक्रीज है इस ईयर का, और उस बेसिकली उनका कहना है कि वो जो कॉस्ट पुश है उसे पास ऑन करने की जरूरत है। खुद डिमांड सप्लाई मिसमैच तगड़े आ चुके हैं, तो जिन फार्मर्स से प्रोक्योर करते हैं उनकी तरफ से इनके कॉस्ट एस्केलेट हो रही है और इसीलिए फिर से पास ऑन करना पड़ रहा है। पर ये अमूल और मदर्स डेयरी जब पास ऑन करते हैं तो पीयर सेट्स के लिए अच्छी खबर होती है कि ये लोग भी पास ऑन कर सकते हैं। ये डेयरी कंपनी सिर्फ वनडे वंडर्स हैं, कभी भी मीनिंगफुली कमा के नहीं दिया है स्टॉक मार्केट में ज्यादातर कंपनियों ने। तो मैं इनको सिर्फ इस न्यूज पे के चलते नोटिस करिएगा, अगर मूव कर रहे हैं तब तो इंटरेस्टिंग होगा। पहला पराग मिल्क रख दिया है। पराग मिल्क वैसे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा है ये स्टॉक, क्योंकि इसने बहुत ब्यूटीफुली एक ऐसा ब्रांड क्रिएट करा था, लग रहा था जो दूध से एफएमसीजी की तरफ बढ़िया प्ले बन रहा है। उस फ्रंट पे डिसअपॉइंटमेंट है वैसे अब तक का, पर इसको ग्रीन रख रहा हूं। दूसरा क्योंकि दिल्ली सेंट्रिक है, तो वो जेके ग्रुप की जो कंपनी डेयरी कंपनी उमंग डेयरी, वो दिल्ली एनसीआर उस रीजन में ऑपरेट करती है, तो उसके लिए तो सीधे सीधे पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए 2 स्टॉक्स मेंशन कर रहा हूं, दोनों इन ग्रीन। आप ये सोचो, दूध की कीमतें बढ़ने से कोई एक कंपनी जो बहुत परेशान होती है वो है जाइडस वेलनेस। मैंने उसके मैनेजमेंट से बात की, पूरी आईसीआईसीआई की रिपोर्ट इस भी लिखी थी कि दूध के प्राइसेस बढ़ने से उनको भारी नुकसान हुआ। वो उनका कॉम्प्लान और ये सब उनके प्रोडक्ट, तो ये मतलब सोचो कि एक प्रोडक्ट के दाम बढ़ने से उनको नुकसान हो। तो उन्होंने बताया कि हाँ, इसके बढ़ने से मुझे इम्पैक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, और अभी ये फिर बढ़ गई। फ्राइडे को मैंने बात की, फिर दाम बढ़ गया 1 रुपये और। तो खैर ये दूध और बचे आपके एक ब्रेक लिए नहीं, अब इसके बाद बोलने लायक कुछ रह नहीं गया। दूध भी महंगा, जिस गैस में बनाते गर्म करते हैं वो भी महंगी, दिक्कतें हैं। इस नोट पर इस कहानी को यही खत्म कर रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के उस पर लौटेंगे जब ना, तो इन टीम्स का जो 10-10 स्टॉक्स हाईलाइट करें उनका एक क्विक रैप अप। फ्यूचर एक्सप्रेस